हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे जो आज की पेपर की मुख्य हेडिंगें होंगी। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर एक बार आपको सफलता मिल जाए तो आप उस सफलता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे, और जो आपके विरोधी थे वो किसी न किसी तरीके से आपकी बदनामी शुरू कर देंगे। और एक विद्यार्थी के तौर पर जब आप तैयारी करते हैं तो एक लेवल होता है। अगर आप उस लेवल तक तैयारी को अपना पूरा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हर एग्ज़ाम निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट चार चार पाँच पाँच एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। तो एक लेवल होता है, स्तर होता है। जब आप उसको पा लेते हैं, उसको छू लेते हैं, तो मतलब आपकी जो तैयारी है वो एक परिपक्व मोड़ पर आ जाती है, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होने लगते हैं। अब आज के न्यूज़पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। पहली नेशनल न्यूज़ है, डीआरडीओ ने बनाई कोरोना की दवा, क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। आज से अनलॉक होगा देश, चाबी राज्यों के हाथ। एम्स दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल, और संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित 7वां देश बना भारत। सबसे पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। डीआरडीओ ने बनाई कोरोना की दवा, क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अचूक हथियार मिलने की खुशखबरी जल्द सामने आ सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कोरोना की दवा तैयार कर ली है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मरीजों पर परीक्षण यानी कि डिकोडिंग स्टडी की अनुमति दे दी है। डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश सरकार से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज केजीएमयू लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्था में दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी। शासन ने केजीएमयू और जीएसवीएम में परीक्षण की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार को भेजे पत्र में डीआरडीओ ने कहा है कि सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद व राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे में सॉर्स कोव 2 विषाणु में इस दवा का लैब परीक्षण किया गया है। यह दवा वायरस को खत्म करने में बहुत कारगर साबित हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, एम्स दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में शामिल हो गया है और इसे 52वां स्थान हासिल हुआ है। यह देश का एकमात्र अस्पताल है जिसे इस सूची में स्थान मिला है। इस सूची में 21 देशों के अस्पताल शामिल किए गए हैं। न्यूज़वीक.com पर जारी सूची में शीर्ष 3 स्थानों पर अमेरिका के अस्पताल काबिज हैं। हालांकि एम्स शीर्ष 50 अस्पतालों की सूची में स्थान नहीं बना सका। इस सर्वे में 50 शीर्ष अस्पतालों को रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा अन्य 50 अस्पतालों को रैंकिंग तो नहीं दी गई, लेकिन उस सूची में एम्स को 52वें स्थान पर रखा गया है। एम्स इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, आज से अनलॉक होगा देश, चाबी अब राज्यों के हाथ में होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 चरणों के बाद आज से देश में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक के निर्देश प्रभावी हो गए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चाबी राज्यों के हाथों में दी थी। राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 दिनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए इस दिशा में कदम भी बढ़ा लिए हैं। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों ने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप दूसरे राज्यों में आने जाने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी अंतर राज्यीय आवाजाही पर रोक बरकरार रखने का फैसला किया है। छूट वाले राज्यों में बिना पास के लोग कहीं भी आना जाना कर सकेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ है, संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित 7वां देश बना भारत। भारत कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले दुनिया का 7वां देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्रैकर के मुताबिक भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली ही हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 17 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। पीटीआई की रात 9:30 बजे जारी टैली के मुताबिक भारत में संक्रमण की चपेट में अब तक 1,84,000 लोगों से ज़्यादा आ चुके हैं और 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। रविवार को करीब 80 यानी कि 8,000 नए मामले मिले हैं और 223 लोगों की जान गई है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि सक्रिय केस से ज़्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या हो गई है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट। अब इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के नए युग की शुरुआत। दुनिया भर में यहां पर होगा कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के पार और G7 की जगह G11 की बैठक को बुलावा। इसमें भारत को भी आमंत्रण दिया गया है। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। पहली न्यूज है, व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए नए युग की शुरुआत। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा निर्मित ड्रैगन यान ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा दिया है। स्पेस एक्स कंपनी ने ट्वीट पर कहा कि क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गया है और अंतरिक्ष यात्रियों बॉब वेकेन जो कि 49 वर्ष के हैं और डॉग हेरले जो कि 53 वर्ष के हैं को प्रयोगशाला में पहुंचा दिया गया है। यह व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत है। फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से हुआ यह प्रेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिका धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में गया है। यह लॉन्चिंग उसी लॉन्च पैड से हुई है जिससे 50 साल पहले अपोलो अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा गया था। ड्रैगन यान को अंतरिक्ष केंद्र तक पहुंचने में 19 घंटे का समय लगा। यह रविवार सुबह 10:16 पर वहां पहुंचा था। अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा के बॉब वेकन और डोग हेरले का चयन 2000 में हुआ था और ये दोनों ही स्पेस शटल के जरिए 2 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं। ये नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के सबसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख के पार। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 60 लाख से ज्यादा हो गई है। चीन, यूरोप और अमेरिका के बाद अब लैटिन अमेरिकी देशों ब्राजील, चिली और मैक्सिको में यह बीमारी कहर बरपा रही है। ब्राजील में तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 33,724 नए मामले सामने आए हैं। अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतनी अधिक संख्या में संक्रमित मरीज नहीं मिले थे। इस तरह देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,01,985 हो गई है। मृतकों की संख्या के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के बाद चौथे नंबर पर है ब्राजील, जहां 28,872 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में नारकोटिक्स कंट्रोल के राज्य मंत्री शहरयार अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान में मरीजों की संख्या 70,000 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 1483 हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस में 138 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,693 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज है, G7 की जगह अब G11 बैठक, भारत को बुलावा। कोविड-19 के बाद जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उसका असर समूचे वैश्विक ताने बाने पर पड़ने की संभावना दिखती है। ट्रंप ने अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के संगठन G7 को समाप्त कर इसकी जगह G11 बनाने का प्रस्ताव किया है। इस समूह में शामिल होने के लिए उन्होंने भारत को भी रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ आमंत्रित किया है। चीन के साथ सीमा विवाद में उलझे भारत को यह फैसला करना होगा कि सितंबर 2020 में बुलाई गई
इस बैठक में शामिल होना है या नहीं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज की पहली न्यूज़ है हमारी, आंकड़ों, विदेशी बाजारों पर रहेगी नजर। नए ऑर्डर से देश के निर्यात क्षेत्र में दिखने लगी जान, और इकोनॉमिक की रिकवरी की गति और आकार पर पेंच। तो पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है, आंकड़ों, विदेशी बाजारों पर रहेगी नजर। इस सप्ताह शेयर बाजारों की चाल बहुत हद तक बड़े मासिक आंकड़ों और विदेशी बाजारों की चाल पर निर्भर रहने वाली है। जानकारों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर संकट के बीच लॉकडाउन खोलने की शुरुआत के असर पर भी निवेशकों की पैनी नजर रहेगी। योजना के मुताबिक अगले सप्ताह सोमवार यानी 8 जून से कुछ शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोल दिए जाने की योजना है। हालांकि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के सख्त प्रतिबंध कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह 30 जून तक लागू रहेंगे। इसके साथ ही निवेशक पिछले सप्ताह शुक्रवार को घोषित जीडीपी आंकड़ों पर भी प्रतिक्रिया देते दिख सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के मुख्य निवेशक राजनीतिकार वीके विजय कुमार का कहना है कि दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन खुलने का नकारात्मक असर दिखाई देगा। इससे आय और रोजगार के अवसर बढ़ने के अलावा कारोबारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और यह बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। यह समझना बेहद जरूरी है कि दुनिया भर में जो उच्च स्तर की बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई है वह किसी आर्थिक संकट की वजह से नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से है। इसलिए लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हम रोजगार और कमाई के मौके में भी तेज उछाल देखेंगे। नेक्स्ट है कि नए ऑर्डर से देश के निर्यात क्षेत्र में दिखने लगी जान। कोरोना संक्रमण के निराशाजनक काल से भारत का निर्यात क्षेत्र तेजी से बाहर आने लगा है। अमेरिका व यूरोप से निर्यात के नए ऑर्डर मिलने लगे हैं। पुराने लंबित ऑर्डर की डिलीवरी में 50% तक की तेजी आ गई है। इन सब की मदद से निर्यात क्षेत्र को ऑक्सीजन मिलने लगा है। जून के बाद हालात और सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है। इस साल अप्रैल में वस्तुओं के निर्यात में ऐतिहासिक 60% की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले मार्च और अप्रैल में दुनिया की आधी से अधिक आबादी लॉकडाउन की बंदिशों में फंसी रही है। गारमेंट निर्यातकों के मुताबिक यूरोप व अमेरिका में बाजार खुलने लगे हैं। ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए यूरोप व अमेरिका से ऑर्डर आने लगे हैं। लेकिन पिछले साल मई के मुकाबले ये ऑर्डर अधिकतम 25% हैं। नोएडा स्थित गारमेंट निर्यातक ललित ठकुराल ने कहा है कि सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा से पिछले महीने 2000 करोड़ रुपए तक के गारमेंट की शिपमेंट हुई है। नेक्स्ट है, इकोनॉमी की रिकवरी की गति और आकार का पेंच। कोरोना की वजह से दुनिया भर में जारी लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसके साथ ही अब यह निगाह इस पर रहेगी कि कोरोना से पहले वाली हालात में आने में अर्थव्यवस्था कौन सी राह पकड़ेगी। इकोनॉमी के अंग्रेजी के अक्षर वी शेप में उभरने की राह मुश्किल दिख रही है, लेकिन जेड शेप में बड़ी तो भी अच्छी बात होगी। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक वी और जेड शेप में रिकवरी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ है। इस शेप में रिकवरी होने पर अर्थव्यवस्था जल्द ही कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी, लेकिन एल शेप से रिकवरी होने पर अर्थव्यवस्था को कोरोना पूर्व काल में पहुंचने में लंबा वक्त लग जाएगा। एसबीआई इकोरैप ने ब्रूकिंग रिसर्च के हवाले से कहा है कि जेड शेप में अर्थव्यवस्था महामारी के दौरान नीचे जाती है, लेकिन मांग में अचूक पूर्व महामारी काल से अधिक की उछाल आती है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, सतह पर उभर आया अदृश्य भारत। इस आर्टिकल में बताया गया है कि मजदूर जिस तरह पलायन कर रहे हैं उसका एक हासिल यह है कि अंततः शहरी भारत को मालूम पड़ा कि उनके साथी नागरिक किस दशा में रह रहे हैं।
इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने। दूसरा आर्टिकल है तलाश जनसेवा वाली राजनीति की। और देश जानना चाहेगा कि प्रत्येक दल ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कितने मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की है। ये आर्टिकल लिखा गया है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है हमारा लॉकडाउन से बाहर आना। जिस तरीके से 1 जून से अनलॉक इंडिया किया गया है उसी बारे में ये लिखा गया है आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है सतह पर उभर आया अदृश्य भारत। हम एक अप्रत्याशित दौर से दो चार हैं। यह पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इससे निपटने के लिए सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो हमने उसका इसी आधार पर समर्थन किया कि इस संकट का मिलकर सामना करने की दरकार है। हालांकि सरकार राहत देने के मामले में सभी भारतीयों को एक दृष्टि से देखने में नाकाम रही। विदेश में बसे भारतीयों को बुलाने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, पर अपने ही देश में प्रवासी श्रमिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए, ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस की चपेट में भारत आया और विदेशों में फैल चुका था, जिस विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए थे, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और जो विदेशों में भारतीय नागरिक फंसे थे उनके लिए विशेष विमान भेजा गया और उन्हें तत्काल विदेशों से भारत लाया गया। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और शुरुआत में थर्मल स्क्रीनिंग ठीक से की गई या नहीं की गई ये एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन उनको विदेश से लाया गया और निरंतर लाता जाया गया और अभी भी लाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मजदूरों की बात करें जो दूसरे राज्यों में फंस गए थे, उनके लिए अंतरराज्यीय या दूसरे राज्यों में बसें तक नहीं चलाई गई, ट्रेन भी नहीं चलाई गई। जब 1.5 से 2 महीने हो गए, मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए, किराया देने की, इन सभी की समस्याएं होने लगी, तब लॉकडाउन खोला गया या फिर श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। जो मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, काम नहीं बचा था, उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। वे हजारों किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर पैदल जाने के लिए मजबूर हुआ। उस समय सरकार ने अगर त्वरित कार्रवाई की होती तो आज की जो स्थिति है उससे बचा जा सकता था। जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में फंसे लोगों ने संपर्क किया था अन्य पार्टियों से। कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने हेल्पलाइन शुरू की, लेकिन मुश्किल इससे बढ़ी कि अधिकांश प्रवासी श्रमिक रेड जोन में फंसे हुए थे। असल में यही शहरी इलाके आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। सूरत के उद्यमों से बाहरी मजदूरों को बड़ा आसरा दिया, लेकिन संकट के इस दौर में वे भी आसरा नहीं दे सके। कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेताओं ने सरकार को चिताया कि एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा बनती जा रही है, लेकिन इसे विपक्षी आलोचना बताकर खारिज कर दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर मैं उन स्थानों पर गया जहां मेरे गृह राज्य के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ये RPN सिंह ने बोला है कि उन सभी का दुखड़ा एक समान था कि उन्हें वहां बाहरी माना जाता है। सबसे पहले तो अपने राज्यों से बाहर रहने वालों के आंकड़े तैयार किए जाएं। क्योंकि इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो उनके दर्जे को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में किसी राष्ट्रीय आपदा के वक्त यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आखिर कितने लोगों को मदद की दरकार है। दूसरा सुझाव यह है कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना के दायरे को और बढ़ाए। दूसरे राज्यों में रहने वाले श्रमिकों को भी स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। स्थानीय प्रवास की जगह पर मताधिकार की भी अनुमति मिले ताकि उन्हें राजनीतिक महत्ता मिल सके। और इस आर्टिकल में एक दो जो एक्सीडेंट हुए थे प्रवासी मजदूरों के, उनका भी जिक्र किया गया है कि अगर ऐसा कुछ ना होता, प्रवासियों को पलायन ना करना पड़ता, ना उनका एक्सीडेंट होता, ना उनकी जान जाती। लेकिन जो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात है, उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो योजना पूरी तरीके से देश में लागू हुई होती तो जो मजदूर जहां पर है
वो अपने आधार के जरिए एक थंब इम्प्रेशन देकर राशन, अपने हिस्से का राशन जरूर जहां पर है वहीं से ले सकता था। दूसरे आर्टिकल देखते हैं, तलाश जनसेवा वाली राजनीति की। देश के लाखों मजदूरों अमानवीय यातनाएं झेल रहे हैं। ऐसा विकास किसका प्रयोजन साधता है जहां लाखों मजदूर असहाय स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये लोग कितनी ही आशाएं लेकर अपना गांव घर छोड़कर प्रवासी बने थे, लेकिन असहाय अवस्था में लौटने को बेबस हुए। उनकी आशा का एकमात्र केंद्र उनका गांव है, वही गांव जिसे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए, परिवार के लिए कुछ कर गुजरने के लिए छोड़ना पड़ता है। यानी जब वो, देखिए, जो मजदूर अगर, या प्रवासी जो मजदूर हैं, अगर वो अपने घर से बाहर निकले हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसे की तलाश में, काम की तलाश में निकले हैं, पैसे की आमदनी, अपनी आमदनी के लिए निकले हैं। तो कुछ लोग तो परिवार लेकर जाते हैं और कुछों को अपना परिवार अपने घर पर ही छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शहरों के खर्चे और रहने की स्थिति इस तरह की नहीं होती है कि वो उसी कमाई में परिवार भी चला सकें और बचत करके अपने घर को भेज भी सकें। जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे भारत में फैला है, वो वाकई में इस स्थिति को उजागर करता है कि मजदूरों की स्थिति भारत में अभी भी क्या है। इस राष्ट्रीय संकट के समय भी एक वर्ग अपने लिए केवल सत्ता वापसी के सुनहरे सपने बुनने में ही व्यस्त है। जनसेवा का मजबूत आधार भुलाकर केवल मौखिक आक्रमण का सहारा ले रहा है। मजदूरों की दयनीय दशा पर जो राजनीति हो रही है वह सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही मानी जाएगी। जब चुनाव होता है तब हर दल के कार्यकर्ता हर मोहल्ले में दिखाई देते हैं। आज जब देश में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, लाखों सहृदय व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और सरकारी प्रयासों में हाथ बांट रहे हैं, तब ये कार्यकर्ता कहां हैं? कुछ राजनेता केवल उन्हीं सलाहकारों पर विश्वास करते हैं जो पश्चिम की सभ्यता को मानव सभ्यता के चरम उत्कर्ष मानकर उसी में रचे बसे हैं। देश के सबसे बड़े दल के अध्यक्ष रह चुके और लंबे समय से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतिरक्षक नेता राहुल गांधी सभी वर्ल्ड बैंक प्रिय अर्थशास्त्री रघुराम राजन से साक्षात्कार देश की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। कभी नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से शायद उनके पास समय काफी है। वह वायनाड से सांसद हैं, अमेठी के पूर्व सांसद हैं। वह दोनों स्थानों की सुध ले सकते थे। आने वाले समय में देश के दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, विस्थापित मजदूर, अन्य कामगार अपने सांसदों से अपेक्षा करेंगे कि वे उनके रोजगार और सामान्य जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहारिक योजनाएं बनाकर उनके सामने रखें। लौटे हुए प्रवासियों को रोजगार के अलावा अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। गांधी के विचारों का गहन अध्ययन कर भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। गांधी जी ने यंग इंडिया के 11 फरवरी 1920 के अंक में मजदूरों पर लिखा था कि मजदूरों को मित्रों की आवश्यकता है, वे नेतृत्व के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल देख लेते हैं, लॉकडाउन से बाहर आना। लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का सिलसिला कायम करना समय की मांग और जरूरत भी है। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों को छोड़कर लॉकडाउन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वह वैसे तो 8 जून से और तेज होगी, लेकिन यह बहुत कुछ राज्य सरकारों और उनके प्रशासन पर निर्भर करेगी। यह अच्छा है कि लॉकडाउन शिथिल करने संबंधी अधिकार राज्यों को दे दिए गए हैं, लेकिन वे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें तो बेहतर है कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब आवाजाही पर अनावश्यक अंकुश नहीं लगेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि केंद्र सरकार ने आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए कदम पहले भी उठाए थे, लेकिन वे राज्यों की अड़ंगेबाजी का शिकार हो गए। राज्यों ने हवाई और रेल यात्रा शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तो अनिच्छा प्रकट की ही, बस सेवाएं शुरू करने में भी मुश्किल से दिलचस्पी दिखाई है। परिणाम यह हुआ कि कारोबारी गतिविधियां अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सकी। कम से कम तो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कारोबारी गतिविधियों को न केवल बल मिले बल्कि उन्हें
गति देने में आ रही बाधाएं प्राथमिकता के आधार पर दूर हों। इन बाधाओं को दूर करने में राज्यों को अतिरिक्त दिलचस्पी दिखानी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है वापसी को तैयार श्रीलंकाई क्रिकेट टीम। श्रीलंका की 13 सदस्यीय क्रिकेट टीम कोरोना वायरस महामारी के कारण कड़े निर्देशों के बीच सोमवार से अभ्यास शुरू करेगी, जिसमें मैदानी अभ्यास भी शामिल है, जो मंगलवार से शुरू होगा। कोविड-19 महामारी के कारण श्रीलंका में मार्च से क्रिकेट ठप पड़ा है। तब इंग्लैंड की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंकाई दौरे पर आई थी, लेकिन वह दौरे के शुरू में ही स्वदेश लौट गई थी। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा है कि अभ्यास सत्र 12 दिन तक चलेगा, जिसमें 13 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें मुख्य रूप से गेंदबाज शामिल होंगे। अभ्यास सत्र की शुरुआत सोमवार को कोलंबो के एक होटल में फिटनेस सत्र से होगी, जिसमें अगले दिन से खिलाड़ी समूहों में उतरकर मैदान में अभ्यास करेंगे। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 60 लाख को पार कर गई है। ब्राजील में एक दिन में रिकॉर्ड 33,724 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट है, एम्स दुनिया के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल। सूची में 52वें स्थान पर है। newsweek.com ने यह रिपोर्ट जारी की है, और शीर्ष के जो 3 अस्पताल हैं वो अमेरिका के ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, G7 की जगह अब G11 की बैठक होगी, और इसे बुलाया है, अमेरिका के नेतृत्व में इसे बुलाया गया है, और यह बैठक सितंबर में आयोजित होने की संभावना है। तो ये आज का यानी कि 1 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।